बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है वो 2 पढ़ना है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, विच डील विद द स्टडी ऑफ द केमिकल्स एंड कंपोनेंट एंड द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की एक तो ब्रांच है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये किससे के साथ डील करती है? ये डील करती है जितने भी केमिकल के कंपोनेंट हैं उसकी स्टडी के साथ, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल के प्रोसेस हो रहे हैं उनके साथ ये डील करती है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल के प्रोसेस हो रहे हैं उनके साथ, और केमिकल कंपोनेंट के साथ। A basic knowledge of chemistry is essential for understanding anatomy, physiology, because of all structure and organism and have biological बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें बायोकेमिस्ट्री की, ताकि हमें जो है वो हर एस्ट्रोनॉमी का पता चलना चाहिए और फिजियोलॉजी का पता चलना चाहिए। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन कर लेनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़नी है जी फोटोसिंथेसिस, respiration, digestion, muscle contraction, all can all be described in the biological term, biochemical term। वो कहते हैं कि वो जो फोटोसिंथेसिस होती है, रिस्पायरेशन होती है, डाइजेशन होती है, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारी की सारी जो एग्जांपल हैं वो बायोकेमिकल की ही एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ पे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। मैंने बोला था आपको कि बायोकेमिस्ट्री उसको कहते हैं जिसके अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने लगे हैं कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। वो कहते हैं कि जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरे का बोलते हैं इनऑर्गेनिक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्बोहाइड्रेट। अब जो दो चीज़ें पाई जाती है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अब जो ऑर्गेनिक हैं उनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। और जो इनऑर्गेनिक है सब्सटेंसेस, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें आ जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। ये सारे के सारे जो है वो केमिकल कंपाउंड है जानदारों के अंदर। ठीक है, लिविंग थिंग्स बोलते हैं जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर शामिल हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और उसके अंदर आ जाता है इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट बताया हुआ छोटा सा टेबल बताया हुआ है जिसके अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन सेल के अंदर है। ये आपने जस्ट रीड आउट कर लेना। जस्ट ये केमिकल ये जो है वो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने याद कर लेना है कि वाटर के अंदर वाटर जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन सेल के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है। इस तरह से सारा दिया हुआ टेबल, आपने इसको गो थ्रू कर लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट पैराग्राफ है, द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स इन इट्स लिविंग मैटर। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल करना, सर्वाइवल कहते हैं कि किस यानी कि सर्वाइव करना, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है रहना। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करता है, उसकी सलाहियत पे कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट से जो है केमिकल लेता है। एक जानदार का इन्वायरमेंट के अंदर रहना जो है किस पे डिपेंड करता है, उसकी सलाहियत पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो इन्वायरमेंट के से केमिकल ले और फिर उनको यूज़ करे लिविंग मैटर को, एंड यूज़ दैम टू मेक केमिकल फॉर दिस लिविंग मैटर, और अपने लिविंग मैटर के लिए उन केमिकल को यूज़ करे। ठीक है, फॉर दिस ये है जी, फॉर दिस रीज़न द सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन द न्यू सब्सटेंसेस एंड चेंजिंग them chemically into the various way
यहाँ तक पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि इस रीज़न की वजह से जो है हर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो नई सब्सटेंसेस के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तरीक़ों से जो है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम देयर नीड्स, यानी कि हम लोगों ने जी, तो एग्जाम्पल की तरफ था कि बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल एंड ऑब्टेनिंग द एनर्जी फॉर देयर नीड्स, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उन लोगों ने कहा है कि सेलुलर मटेरियल को बनाना, न्यू सेलुलर मटेरियल को बनाना, ठीक है, फिर उसे जो है एनर्जी हासिल करना अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी एग्जांपल है, ठीक है। द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द केसलेस केमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल, यानी कि वो कहते हैं कि जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म की वो डिपेंड करती है जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही है उस पर डिपेंड करती हैं। दिस केमिकल एक्टिविटी इज़ मेंटेन विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस केमिकल एक्टिविटी को मेंटेन किया जाता है विद हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो केमिकल एक्टिविटी है वो हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मेंटेन की जाती है, ठीक है। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर मौजूद होते हैं उन सबको जो है वो मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कैरेक्टराइज एज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी कि अब मेटाबॉलिक के आगे से दो उसको कैरेक्टराइज किया गया है, एनाबॉलिज्म के लिहाज से और कैटाबॉलिज्म के लिहाज से, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन है, आगे है those reaction in which the simpler substances are combined to form a complex substances is called anabolism। वो कहते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो सिंपलर सब्सटेंस, छोटे यानी कि सादा जो चीज़ें होती हैं, सादा वो जो केमिकल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंबाइन होकर जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाते हैं, वो होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब जो एनाबॉलिज्म रिएक्शन नीड एनर्जी, एनाबॉलिज्म के रिएक्शन को जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय breaking down complex molecule into the simpler one, such reaction is called catabolic reaction। अच्छा जी, पहले मैं आपको एनाबॉलिक का बता देती हूँ। एनाबॉलिक तब होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं जिसमें सिंपलर सब्सटेंसेस जो है मिलकर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाते हैं और इसको जो है वो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी तो वो अब एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है जब जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो जो है टूटता है सिंपल वन के अंदर, तो फिर जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन उसको बोलते हैं और एनर्जी जो रिलीज़ होती है तो वो एनर्जी जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शन की डिमांड को पूरा कर देती है यहाँ पे। ओके, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन गो इन हैंड इन लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल यानी कि जानदारों के सेल के अंदर ये हैंड इन हैंड जाते हैं। यानी कि पहले एक दफ़ा कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है, इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है तो फिर एनाबॉलिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है एनर्जी। तो इस तरीके से जो है वो लिविंग सेल के अंदर ये दोनों हैं वो हैंड इन हैंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक, आर ब्रोकन डाउन एंड रिजल्टिंग द स्मॉलर मॉलिक्यूल आर रीयूज टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स, यानी कि को एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वो बता रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं, टूटने के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ फिर मिलते हैं, फिर वो जो है न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं, फिर उनके टूटने की वजह से क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है दोबारा आपस में रिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, फिर वो नया रिफ्यूज़ होते हैं तो फिर वो नया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड दैट अकर कंटिन्यूसली इन द लिविंग सेल आर द एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेट कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। वो कहते हैं जो इंटर कन्वर्जन होती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के लिपिड्स के अंदर जो चेंजिंग होती रहती है, ठीक है, वो सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होती है और ये जो है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की क्या है एग्जाम्पल है। मैं दोबारा इस सेंटेंस को रिपीट कर देती हूँ कि जो कन्वर्सेशन होती है यानी कि तब्दीली होती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन के अंदर और प्रोटीन की लिपिड के अंदर, ये सारी की सारी जो है लिविंग सेल के अंदर हो रही होती है, ठीक है, और एग्जांपल है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो था
बायोकेमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था। तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। देन नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो कल हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।